Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों हम यहाँ पे जो है पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो हमने पेपर पूरा सॉल्व कर लिया है और आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द एग्जाम और किस तरह से नंबरिंग भी हमने बताई थी कि किस जो है कितने नंबर्स का सेक्शन ए होता है, कितने नंबर का सेक्शन बी होता है और सी में किस तरह से विस्टार्स या पोइट्री सेक्शन के या फ्लामिंगो बुक में से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। उसको जो है आप जरूर जो है रिवाइज करके जाएं कि कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, उसी तरह से अपनी प्रिपरेशन को रखें। तो हमने बच्चों यहाँ पे पूरा पेपर सॉल्व कर लिया था। क्लियर? तो 20 नंबर का ये हमारा सेक्शन ए होता है और किस तरह से डिवाइड नंबर है दो अनसीन पैसेज के। और राइटिंग स्किल आपका 24 मार्क्स का होता है, फ्लेमिंगो 24 मार्क्स की और विस्टार्स आपके 12 मार्क्स की होते हैं। टोटल 36 मार्क्स का आपका लिटरेचर का आता है। क्लियर? नेक्स्ट, तो ये हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमने 5 पोएम जो एग्जाम में आई थी उनकी समरी हमने यहाँ पे रिवाइज करी थी। तो सारे बच्चे यहाँ से जो है समरी को दोबारा से रिवाइज करें, क्योंकि इसी में से आपके क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आएंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 नंबर का जो है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और आपका 8 मार्क्स का आपका 6 नंबर के जो है आपके क्वेश्चंस आते हैं। 4 क्वेश्चंस होते हैं, 30-40 नंबर्स वर्ड्स के और 4 क्वेश्चंस होते हैं। एक चॉइस रहती है, एनी यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 4। क्लियर? तो 6 मार्क्स का आता है, टोटल आपका 9 मार्क्स का पोइट्री सेक्शन से आता है। तो सारी आप जो है इनकी समरी को रिवाइज करके जाएं और थीम को रिवाइज करके जाएं। आज हम चैप्टर्स का समरी को रिवीजन करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है बच्चों। तो ये हम ऑलरेडी समरी पोम की समरी हम कर चुके हैं, आज हम चैप्टर्स की करेंगे और कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। क्लियर? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस जो हैं अगर आपका माइंड में आएगा भी ये दिस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है फ्रॉम द विच चैप्टर से है, कौन से चैप्टर से है, कौन से बुक से है, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस, क्योंकि हमारे माइंड में रहता है भाई दिस इज फ्रॉम दिस चैप्टर। तो माइंड में आ जाती है पिक्चर कि हाँ भाई है हमने पढ़ा था। क्लियर? तो इस तरह से आप अपना घर में पढ़ाई शुरू पढ़ रहे होंगे आप, और इस तरह से अगर आप उसमें ऐड कर दें तो आपको इजी रहेगा एग्जाम में। तो बच्चों कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना एग्जाम में। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो। तो अभी हम फ्लैमिंगो की हमने पोएट्रीज की समरी रिवीजन कर ली है, रिवाइज कर ली है। आज हम करेंगे चैप्टर्स। तो फर्स्ट चैप्टर इज योर लास्ट लेसन, उसकी समरी आज डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो हैं बेस्ड ऑन दिस चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेसन क्या है बच्चों? तो अगर आप समरी भी पढ़ के जाएंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। तो सिंपल सा है कि ये जो स्टोरी है इट इज नरेटेड बाय ए फ्रेंच बॉय जिसका नाम क्या है? फ्रेंच। तो फ्रेंच बॉय नरेटर है, फ्रेंच। ही इज लेजी। अब जैसा हमने पढ़ा था कि बहुत जो है लेजी था बट सेंसिटिव एंड लाइक्स टू प्ले, और कई बच्चों को होती है ना हैबिट खेलने की होती है, सेम जो है फ्रेंच भी था। ही dislikes studying French and hates his teacher Mr. Hammer। तो फ्रेंड जो है पढ़ाई में ध्यान नहीं रखते थे और क्या करते थे, खेलने में जो है ही लाइक्स टू प्ले, और अपने जो फ्रेंच के टीचर थे उनसे भी वो जो है लाइक नहीं करते थे। आफ्टर ओवर पावरिंग देयर डिस्ट्रिक्ट्स, और फिर क्या हुआ था लेटर कि किस तरह से एलास और लॉरेन इन फ्रांस, दो डिस्ट्रिक्ट थे, आफ्टर एम्पावरिंग देयर डिस्ट्रिक्ट्स, दो डिस्ट्रिक्ट है एलास एंड लॉरेन इन फ्रांस, बर्लिन हैज ऑर्डर्ड, और बर्लिन से क्या ऑर्डर आए थे बच्चों? फ्रेंच लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ फ्रेंच टू बी टॉट इन द स्कूल्स देयर, जर्मन लैंग्वेज को वहां पे पढ़ाया जाएगा इंस्टेड ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज। इट इज द लास्ट डे ऑफ देयर फ्रेंच टीचर। फ्रेंच टीचर कौन थे? मिस्टर हैमल। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि फ्रेंच टीचर का नाम क्या था? मिस्टर हैमल थे। और लास्ट उनका लेक्चर क्यों था स्कूल में, लास्ट डे क्यों था? क्योंकि किसने उनको एम्पावर कर लिया था, उनके दो डिस्ट्रिक्ट को, एलास एंड लॉरेन को, बर्लिन से ऑर्डर आए थे कि वहां पे फ्रांस नहीं पढ़ाई जाएगी फ्रेंच, इंस्टेड ऑफ दैट जर्मन को वहां पे पढ़ाया जाएगा, इंस्टेड ऑफ फ्रेंच टू बी टॉट
इन द स्कूल्स देयर। फ्रेंच टीचर थे मिस्टर हैमर। अब ऑब्वियसली है जब बर्लिन से ऑर्डर आ गए हैं कि यहाँ पे जो है फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, तो ऑब्वियसली है कि फ्रेंच के टीचर को वहां से जाना पड़ेगा। Who has been there for 40 years, और कितने साल तक उन्होंने वहां पे जॉब किया था बच्चों? 40 years। He is full of grief, obviously जो 40 years तक उन्होंने अपने डेडिकेटेड थे उस स्कूल के लिए और किस तरह से उन्होंने वहां पे वर्क किया था, तो he was sad. It is the last day, nostalgia and patriotism as a mark of respect to his hard work. The village men also attend his last lesson। और जैसे हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि इस तरह से बड़े बड़े लोग जो हैं क्लास के पीछे बैठे हुए थे। They are said as they didn't learn their mother tongue French in their childhood. Friends is shocked to know। अब जो फ्रेंड्स जो हैं हेट करते थे किससे? अपने फ्रेंड्स टीचर मिस्टर हैमल से। he was shocked to know that it is his last lesson। अब वो शॉक थे कि आज जो है उनका लास्ट लेसन है। as he does not know French, क्योंकि उसे अभी तक उसने ध्यान नहीं दिया था अपनी स्टडी के लिए, that is why he was shocked। now suddenly he gets interested in learning it and understand everything taught on that day। परंतु सडनली जैसे ही उसने सुना कि भाई इट वाज द लास्ट डे, कि लास्ट डे था किसका? मिस्टर हैमल, फ्रेंच टीचर का। तो उसके अंदर जो है एक क्या था, he develops an instant liking, interested in learning it, understand everything taught on that day। he develops an instant liking for the teacher, और अपने टीचर के प्रति जो है वो थोड़ा सा उसकी लाइकिंग बढ़ी है, क्योंकि पहले क्या करता था वो उनसे हेट। Mr. Hamill and respect him for his sincerity and hard work। लास्ट में उसको रियलाइज हुआ था कि उनके टीचर जो हैं कितने हार्ड वर्कर हैं, या किस तरह से 40 इयर्स तक उन्होंने वर्क करा है। He feels sad at departing from him and is ashamed for not being able to recite the lesson of participle। तो ये सारे बच्चों ये ध्यान में रखना कि क्या पढ़ के जाना था, क्या उनका होमवर्क था मिस्टर हैमल ने दिया था। पार्टिसिपल्स पे उनको लर्न करके जाना था। lessons of participles, Mr. Hamill tells them that they all are at fault for not being eager enough to learn, putting it off to the next day। कई बार होता है ना, हम कहते हैं भाई हम कल करेंगे, परसों करेंगे, और ऐसे करते करते जो है डिले हो जाता है। He blames himself। अब जो है यहाँ पे फ्रेंड्स जो है अपने आप को ब्लेम कर रहे थे himself for not teaching them sincerely। His patriotism is reflected in his praise for the French language as being the most beautiful and most logical। उन्होंने बाद में क्या बोला था कि जो हमारी लैंग्वेज है, हमारी मदर टंग है फ्रेंच लैंग्वेज, जो है दुनिया की सबसे क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। He tells the class to guard their language as being close to one's language is the key to escape him from the prison of slavery। कि अगर तुम्हें अपनी मदर टंग आती है या अपनी लैंग्वेज आती है तो इट हेल्प्स, क्या है, ये क्या है, इज द की टू एस्केप। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कोई क्वेश्चंस में भी आपको पूछ सकते हैं। to escape from the prison of slavery, it will help for him in getting free from the Germans। They realize the importance of learning their mother tongue and that they have been defeated by the Germans because of their illiteracy। अब कोई भी देश जो है हमें क्यों हराएगा, तो यहाँ पे उन्होंने अब रियलाइज करा द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग द मदर टंग एंड दे हैव बीन डिफीटेड बाय द जर्मन्स बिकॉज ऑफ देयर इलिटरेसी। क्योंकि हमें अपनी मदर टंग नहीं आती, कितने हम जो है इलिटरेट, नॉलेज नहीं है हमें अपनी मदर टंग की, और यही रीजन है कि वाई जर्मन ने जो है उनको डिफीट किया। French feels that it is not possible to take away one's language from a person as it's natural to teach being, may it be the coup to the peasants or French to the Frenchmen। तो हमने पढ़ा था आप लोगों ने कि किस तरह से peasants जो है क्लास में आ गए थे, coup to the peasants और French to the Frenchmen। तो जो ये समरी थी पूरे चैप्टर की, और यहाँ पे समरी इसलिए बताई गई है क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है बच्चों कि सो दैट कि आप पूरा जो है चैप्टर को रीड करें। तो समरी में आप जो है एक जो है बिफोर द एग्जाम्स समरी को पढ़ के जाएंगे तो आपको काफी क्वेश्चंस के आंसर जो है विद इन द समरी यू विल गेट।
What tempted French? So it is a very important question. 2011 में और 2017 में एग्जाम में आया है ये. What tempted, कि कौन सी ऐसी चीजें थी जो फ्रेंच को अट्रैक्ट करी थी टू स्टे अवे फ्रॉम द स्कूल, कि स्कूल से स्कूल ना जाके वो जो है कहाँ पे स्टे कर रहे थे, कौन सी चीजें जो है नेचर की उनको टैम्प कर रही थी. लेट्स सी द आंसर. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो सारे बच्चे जो हैं इसको देखें. फ्रेंच फियर्ड अ स्कोल्डिंग एट, क्योंकि फ्रेंच को क्या था, एक डर था कि स्कूल में जो है, क्योंकि उन्होंने लर्न नहीं करा था. कई बच्चे करते हैं ना, तो उनको खेलना पसंद होता है, तो क्या करते हैं वो खेलते हैं, दे वांट टू प्ले, और उससे क्या होता है उनका काम पेंडिंग पड़ता है. तो सेम जो है फ्रेंच जो है ही लाइक्स टू प्ले. और एक फेयर था, क्यों था, क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपल का लेसन लर्न नहीं किया था. तो फ्रेंच फेयर by scolding at school as he had not prepared the lesson, क्योंकि उसे हमने प्रिपेयर नहीं किया था किस पे, on participles, on which his French teacher Mr. Hamel was to question the class that day. Besides the warm and bright weather, the chirping of birds. इसके अलावा, एक तो उसने लेसन नहीं अपना याद करा था, लर्न नहीं करा था. इसके अलावा besides the warm and bright, और जो वेदर था बहुत प्लेजेंट था, वार्म था, ब्राइट था, और जो चॉपिंग ऑफ बर्ड्स, जो चिड़ियों की चहचहाने की आवाजें थी, these things tempted him. Chirping of birds and the watching of the drill Persian soldiers also tempted French to stay away from स्कूल. तो ये सारी चीजें जो है, एक तो उसने लेसन लर्न नहीं करा था, उसे डर था कि स्कोर करेंगे मिस्टर हैमल. सेकंड जो है चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, वेदर बहुत अच्छा था, और दूसरा क्या था, जो वॉचिंग द ड्रिल ऑफ पर्शियन सोल्जर्स जो ड्रिल कर रहे थे उसको देखना, उसे जो है ऑल दीज थिंग्स टेम्प्टेड हिम द फ्रेंच टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल. तो बच्चों ये इसको लर्न करें. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट मिस्टर हैमल्स ड्रेस. अब जैसे ऑन हिज लास्ट डे, अब कोई ओकेशन होता है या कोई स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हम क्या होते हैं, वेल ड्रेस जो चेंज करके जाते हैं, राइट. तो आज जो है उनकी जो अनयूजुअल ड्रेस थी अबाउट मिस्टर हैमल ड्रेस ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल. क्यों थी वो अनयूजुअल? मिस्टर हैमल ने क्या पहना था, had put on his ceremonial clothes on his last day in the school. He was wearing, क्या पहना था, एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना था, फ्रिल शर्ट थी, a little black embroidered silk cap थी. This was a special ceremonial attire which he usually wore on days of inspection, and जो वो इंस्पेक्शन जब स्कूल में होता था या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था तब पहनते थे, वो उन्होंने उस दिन पहने हुए थे, लास्ट डे ऑफ हिज स्कूल. Next question है, why is the order, give this is also very important, why is the order from Berlin called a thunderclap by French? क्यों उसे जो है ये थंडर क्लैप लगा था, ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन, और ऑर्डर क्या था कि फ्रेंच के बदले क्या पढ़ाई जाएगी, एलास एंड लॉरेन में दो डिस्ट्रिक्ट में क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन इंस्टेड ऑफ फ्रेंच. क्लियर? मिस्टर हैमल टोल्ड हिज, और मे बी इस क्वेश्चन को इस ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, व्हाट वर द वर्ड्स दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड द नरेटर. तो नरेटर कौन है बच्चों, फ्रेंच, राइट. एक फ्रेंच बॉय है नरेटर, जिसका नाम क्या है, फ्रेंच. मिस्टर हैमल टोल्ड हिज स्टूडेंट्स दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, क्योंकि उनका भी लास्ट डे था, तो बच्चों का भी क्या था, वो लास्ट फ्रेंच लेसन. As an order had come from Berlin, और बर्लिन से ऑर्डर क्या आया है, henceforth only German was to be taught in the schools of Alsace and Lorraine. This announcement seemed to be thunder. यही जो है वर्ड्स जो हैं उनके लिए क्या थे, थंडर क्लैप टू फ्रेंच. क्या थे कि यहाँ पे बर्लिन से क्या ऑर्डर आए थे, जर्मन was to be taught in the schools of, जो दो डिस्ट्रिक्ट थे जिन पे किसने कब्जा किया था, जर्मन ने. क्लियर? Alsace and Lorraine. He was left in surprise and shock to learn that a new master was going to arrive the next day, and they would learn German instead of their mother tongue. अब उनकी मजबूरी थी कि उन्हें क्या पढ़ना था, instead of French, German. Clear? तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे जो हैं आप पढ़ के जाएं.
नेक्स्ट क्या है बच्चों, हु वाज सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस। अब जब हमने चैप्टर पढ़ा था तभी हमने बताया था कि बैक बेंचेस में कौन पढ़े बैठे हुए थे ड्यूरिंग मिस्टर हैमल लास्ट लेसन। जिस दिन उनका लास्ट लेसन था, पीछे बैक बेंच में कौन बैठा था और क्यों बैठे थे। और इट मे बी आस्क्ड इन द, ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाई हैड द विलेजर्स कम टू स्कूल ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, या व्हाई वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम। किसी भी तरीके से जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये नहीं कि एक सिंपल वे में जो है आपको लग रहा है नहीं भाई हमारी बुक में ये आंसर क्वेश्चन है तो यही पूछेंगे, उसको जो है डिफरेंट वे में भी पूछ सकते हैं, बट आंसर जो है तीनों का क्या है, सेम है। Some of the elderly people from the village were sitting on the back benches during Mr. Hamel's last lesson. The villagers had come there to attend his last lesson as it was their way of paying respect to the master who had given 40 years of faithful सर्विस टू द स्कूल। अब इस क्वेश्चन में आप जो है उनके नाम भी डाल सकते हैं कि पोस्ट मास्टर था या कोई मेयर था, जो भी बैठे थे उनके नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। Now come to the next question. Why does Mr. Hamel reproach himself for his students' unsatisfactory progress in studies? Mr. Hamel had been rather irregular as a teacher. He took leave whenever he wanted to. जब भी उनको लगता था कि मेरे को छुट्टी लेनी है तो बच्चों को he wanted to take the leave. Besides, he had often sent the students to water his plant. और कई बारी वो क्या कहते थे कि बच्चों को ड्यूटी देते थे कि भाई तुम प्लांट्स में वाटरिंग करो। एंड whenever he wanted to go fishing, he just gave them a holiday. और कभी उनका मन करता था भाई मेरे को फिशिंग करनी है तो बच्चों को क्या करते थे, वो छुट्टी कर देते थे। So he reproaches himself for his students' unsatisfactory progress in study. तो उन्होंने अपने आप को दोषी माना था कि बच्चों की जो अनसेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट है उसके पीछे अपने आप को उन्होंने रिस्पॉन्सिबल माना था। क्लियर? What shows Mr. Hammel's love for the French language? Yeah, what did Mr. Hamel tell him about the French language? What did he ask them to do and why? What information did Mr. Hamel give to the children in his lesson? ये 2009 में आया, तो इस तरह से क्वेश्चंस को घुमा फिरा के आएगा तो आपको आंसर सेम लिखना है। In his last lesson, Mr. Hamel told the students that the French language was the most beautiful लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने बोला था कि अपनी लैंग्वेज के लिए कि कितनी ब्यूटीफुल है, लॉजिकल है, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल। ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट अमंगस्ट देमसेल्व्स and never forget it, because when a people were enslaved, as long as they held fast to their language, it was as if they had the key to their prison. तो उन्होंने कहा कभी भी अपनी लैंग्वेज को तुम भूलना नहीं, उसको गार्ड करना, संभाल के रखना, ये तुम्हारे लिए क्या है, की टू देयर प्रिजन। क्लियर? कभी भी अगर कोई स्लेव बना है, एंस्लेव्ड है, बिकॉज व्हेन पीपल वर एंस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज दे हेल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट वाज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। क्लियर? तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन दिस चैप्टर, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करें फ्रॉम द चैप्टर लास्ट लेसन। तो अभी हमने 30-40 वर्ड्स के करे और जैसे हमने पढ़ा था कि 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 2 ईच होते हैं। नेक्स्ट है आपका चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग। सेकंड चैप्टर क्या है, फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो। तो अभी हम फ्लेमिंगो बुक कर रहे हैं, हमने पोम कर ली है, उनकी समरी कर ली है, 5 पोम की समरी करी है। फर्स्ट लेसन हमने कर लिया है कि लास्ट लेसन की समरी डिस्कस कर ली है, उसमें बेस्ड क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। अब नाउ कम टू द सेकंड चैप्टर, दैट इज योर द लॉस्ट स्प्रिंग। तो एग्जाम में जाने से पहले आप क्या करेंगे, एक क्विक जो है रिवीजन करेंगे फ्रॉम द समरी। क्लियर? तो इंटरेक्शन विद चिल्ड्रन, द ऑथर टेल्स अस स्टोरीज ऑफ हर इंटरेक्शन। किसके साथ हुआ था? एनीस जंग की है ये लिखा हुआ, रिटन बाय एनीस जंग। और हमने देखा भी था कि एग्जाम जब हमने पेपर सॉल्व किया था 2023 का, तो लॉस्ट स्प्रिंग के क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस करे थे। क्लियर? द स्टोरी टचेस, अब यहाँ पे एनीस जंग कह रही है कि उनकी इंटरेक्शन किससे हुआ था? बच्चों से हुआ था। फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड्स, she describes their poor condition and life in an interesting manner. The story touches the reader and is thought provoking. The author described 2 of her encounters with children. अभी सबको पता होगा, एक रैट पी करके हमने यहाँ पे
और एक मोटर मैकेनिक की स्टोरी हमने पढ़ी थी लॉस्ट स्प्रिंग में. क्लियर? Children deprived backgrounds, through them she wants to highlight the plight of street children forced into labor early in his life. क्योंकि घर में जो है इतना जो पुअर होते हैं कि उनकी मजबूरी हो जाती है टू वर्क एंड आर डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग. पढ़ना चाहते हैं बट घर में जो कंडीशंस ऐसी होती है कि दे आर नहीं जा पाते, अनेबल टू गो टू स्कूल. Also she brings out the lessness of society and the political class towards the suffering of the poor. The first encounter is with a rag picker. एक कूड़ा बनने वाले हैं, सबने देखा होगा कि किस तरह से कूड़ा बीनते हैं. वो सुबह निकल जाते हैं जैसे चिड़िया निकलती है अर्ली इन द मॉर्निंग और शाम को घर आती है. सेम सुबह निकल जाते हैं, पैरों में जो है उनके चप्पल नहीं रहते हैं. और यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं रैग पिकर है, कौन है, उसका नाम क्या है? साहेब है. तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फुल नेम ऑफ साहेब क्या है? साहेब ए आलम. तो सब ध्यान से पढ़े इसको. Who migrated from Bangladesh in 1971. तो हमने जैसे पढ़ा था लॉस्ट स्प्रिंग में कि कहाँ से माइग्रेट हुई थी उनकी फैमिली 1971 में फ्रॉम बांग्लादेश एंड लिव्स इन द किसकी पेरिफेरी में? सीमापुरी इन दिल्ली. यहाँ पे सारे के सारे क्या हुए थे? सेटल्ड हुए थे. These rag picker children look for valuables in the garbage. और कूड़े में आप लोगों ने देखा भी होगा कई बारी कि आप लोग स्कूल जा रहे हैं बैग लेके, कभी आपने सोचा है कि जो रैग पिकर्स होते हैं किस तरह से वो गार्बेज से कुछ वैल्यूएबल थिंग्स को ढूंढते हैं सो दैट कि उनको जो है थिंग्स लाइक अ कॉइन और टॉर्न शूज विच आर एज प्रीशियस एज गोल्ड फॉर. और ये चीजें जो हम फेंक देते हैं गार्बेज में उनके लिए क्या है बच्चों? ये प्रीशियस थिंग्स है. और किससे कंपेयर करा है उन्हें? गोल्ड से. They could hardly manage some food for themselves. और इनसे जो है वो शाम का अपना जो है घर का खर्चा या अर्न करते हैं कुछ मनी. other things like identity themselves, other things like identity, education, shoes, sports are their unfulfilled dreams. क्या उनके ये वाली ड्रीम्स जो आप लोग करते हैं, आप खेलते हैं, आप जो है अच्छे कपड़े पहनते हैं, स्पोर्ट्स जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो उनके भी सपने हैं बट क्या वो पूरे होते हैं? Their parents scrounge the garbage searching for things that help them survive. और ये चीजें जो वो अपने पेरेंट्स का जो है हेल्पिंग हैंड बनते हैं या उनके हेल्प करते हैं टू सर्वाइव, एफर्ट फॉर क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर द फैमिली. तो ये हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है? बेसिक रिक्वायरमेंट कपड़ा और मकान, शेल्टर एंड क्लोथिंग फॉर देयर फैमिली. The children hunted through the garbage heaps looking for things which could partially fulfill their unfulfilled dreams. और कई बार जो है टूटे जूते मिल जाते हैं उनको हीप ऑफ गार्बेज से, या कोई और वैल्यूएबल थिंग्स मिल जाती हैं जो उनके सपनों को थोड़ा पार्शियली जो है फुलफिल करते हैं. One day the writer saw the boy. और एक दिन जब राइटर एनिस जंग saw the boy holding a steel can, और उसने क्या ले रखा था? जो रैग पिकर था. एक दिन क्या देखा उन्होंने, राइटर ने, एनिस जंग ने, कि उसने क्या पकड़ा है? होल्डिंग अ स्टील कैन. गोइंग टुवर्ड्स द मिल्क बूथ, ही हैड गॉट अ जॉब एट अ टी स्टॉल. अब एक जो है चाय की दुकान में उसे क्या मिल गया है? जॉब मिल गया. क्या वो हैप्पी था? जो ऑब्वियसली नहीं था. ही वाज नॉट हैप्पी. he was happy that he could get 800 rupees and all the meals. तो अभी यहाँ पे लिखा है कि वो खुश था बट वो खुश नहीं था. he was happy क्योंकि उसे वहां क्या मिल रहा था? 800 रुपीज मिल रहे थे. बट क्या वहां पे जो कैन था उसके हाथ में, क्या वो उसका अपना था? नहीं था. बट जब वो रैग पिकर था, जो उसका बैग था, उसका अपना बैग था. क्लियर? 800 rupees and all the meals. The writer noticed the sahib had lost the freedom. परंतु वहां पे उसे अर्न कर रहा था, 800 रुपीज मिल रहा था, बट उसकी जो फ्रीडम थी वो कहीं पे खो गई थी. लॉस्ट फ्रीडम. क्यों? क्योंकि वहां पे जो उसका मालिक कहेगा वही वो करेगा. बट जब रैग पिकर था वो फ्रीडम थी, फ्रीडम ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर विच ही हैड एंजॉयड एज अ रैग पिकर. द सेकंड बॉय वाज मुकेश. अब ये फर्स्ट स्टोरी थी
अबाउट द रैक पिकर। सेकंड स्टोरी है मोटर मैकेनिक, कौन उसका नाम क्या था, मुकेश। द सेकंड बॉय वाज मुकेश हु बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स। तो फर्स्ट स्टोरी किसकी थी बच्चों, रैक पिकर, कूड़ा बीनने वाले बच्चे की, जिसका नाम क्या था, साहिब आलम। सेकंड स्टोरी किसकी है, मुकेश की है, हु बिलोंग टू अ, किसको बिलोंग करते हैं, बेंगल फैमिली, बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। सबको पता है फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, बैंगल्स के लिए। द बॉय हैड अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ कार मैकेनिक। अब इसका सपना क्या था बच्चों, मुकेश का, मोटर मैकेनिक बनना, कार मैकेनिक। ऑन द कॉन्ट्रेरी his family was traditionally engaged in, और on the other hand क्या था, उनकी जो फैमिली थी उनका क्या चल रहा था, एक बिजनेस चल रहा था, ट्रेडिशनली engaged in bangle making, although the profession harms them physically and they hardly earned any money out of it. Still, no one dared to dream of doing something else due to the fear of the police or middlemen. The family elders were content the other than teaching the art of bangle. वो जो है इतना अर्न नहीं कर पाते अपना जो बेंगल बेकिंग से, सो दैट वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी क्या करें, इसी को जो है ट्रेडिशनल जो उनका प्रोफेशन है इसी को कैरी ऑन करें, और इसीलिए वो उनको क्या सिखाते हैं, टीचिंग द आर्ट ऑफ बैंगल्स making to their children. They had been able to build them a house to live in. The boy wanted to be a car, but Mukesh का क्या है, ड्रीम क्या है, to be wanted to be a mechanic. Cars were all that Mukesh had seen on the roads of his town. अब सड़क में जो गाड़ियां जाती हैं उसको जो है देखता है, और उसका ड्रीम है टू बी, क्या बनना, wanted to be a mechanic. So he could not dream any further. Some questions are given here. Important है, to which country did Sahib's parents originally belong? तो साहिब के पेरेंट्स कहाँ बिलोंग करते थे, बांग्लादेश में, बांग्लादेश से माइग्रेट हुए थे और कहाँ सेटल हुए थे, सीमापुरी। तो इस इतना जो है आपको याद होना चाहिए। और किस लड़के की बात करिए, साहिब की, साहिब आलम। व्हाई डिड दे कम टू इंडिया, और वो क्यों आए थे। और इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, व्हाई डिड साहिब्स पेरेंट्स लीव ढाका, क्यों उन्होंने ढाका छोड़ा था, एंड माइग्रेट टू इंडिया। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड द रैक पिकर्स कम टू लिव इन सीमापुरी। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, ऑलमोस्ट सेम है, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करा है, राइट। तो आंसर तीनों का सेम रहेगा। साहिब्स पेरेंट्स बिलोंग टू ढाका इन बांग्लादेश, जैसे अभी हमने समरी में भी पढ़ा था, और कब हुए थे ये भी आप लिख सकते हैं, 1971, where they lived amidst green fields में। they and the other rag pickers left their homes many years ago, बहुत साल पहले, and migrated to India in search of livelihood. As their home, एंड क्योंकि उनके होम्स और फील्ड्स क्या हुए थे बच्चों, स्टॉर्म्स में डिस्ट्रॉय हो गए। As their homes and fields were destroyed in a storm, this forced them to come to India, or where they settled in the slums of सीमापुरी, आउटस्कर्ट में, दिल्ली के सीमापुरी। क्लियर। तो यहाँ पे आपको याद करना है कहाँ से माइग्रेट हुए थे, ढाका, बांग्लादेश से आए थे, 1971 में आए थे। क्यों आए थे, क्योंकि उनके जो होम्स थे, फील्ड्स थी, और वर डिस्ट्रॉयड in the storms. Next question है, what job did साहिब take up? क्या जॉब मिला था, was he happy? तो क्या जॉब मिला था, एक टी स्टॉल में। साहिब took work at a tea stall where he had to perform several odd jobs including getting milk from the milk booth. अब टी स्टॉल में तो ऑब्वियसली क्या मंगाएगा उसका जो मालिक है, चाय के लिए दूध मिल्क बूथ से। he was not happy as he had lost his independence, yeah, he had lost his freedom. Though he earned 800 and got all his meals free, he was no longer his own master. उसे 800 रुपीज मिल रहे थे और पूरी जो है मील्स मिल रही थी, बट स्टिल ही वॉज नॉट हैप्पी, क्योंकि उसका जो है अपना मास्टर जो नहीं था, ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन व्हाट सेंस इज गार्बेज गोल्ड टू द रैक पिकर्स, किस सेंस में जो है गार्बेज उनके लिए क्या है, गोल्ड है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, व्हाई डज द ऑथर से सो। अब आप अगर सपोज आपने ये क्वेश्चन का आंसर याद करा,
बट अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आंसर क्या होगा, सेम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, व्हाई डज द ऑथर से सो बिकॉज अबाउट द रैग पिकर, क्यों बोला है, तो सेम आंसर आपको लिखना है, ये मत कंफ्यूज करिए, नहीं भाई हमने तो ये क्वेश्चन लर्न करा था और इसका आंसर क्लियर। गार्बेज इज गोल्ड टू द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी बिकॉज इट प्रोवाइड्स देम items which can be sold for cash which can buy them food, क्योंकि गार्बेज से उन्होंने अगर कोई कॉइन मिला है या कोई वैल्यूएबल थिंग मिली है जिनको उसने मार्केट में बेच के क्या करा है, अपने कुछ अर्न करी है, मनी अर्न करी है विच कैन, और उससे उन्होंने क्या करा है, बाय देम food and is a means of survival. Moreover, it is gold also because the rag pickers can find stake coins and currency notes in it. कोई भी वैल्यूएबल थिंग्स अगर उनको गार्बेज से मिलती है तो उनके लिए क्या है, वो गोल्ड के तरह है। क्लियर। हाउ इज मुकेश डिफरेंट, अब ये सेकंड पार्ट का है क्वेश्चन बच्चों, हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम अदर बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, मुकेश क्यों डिफरेंट है, क्योंकि उसका ड्रीम है, ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक। Mukesh has to courage to dream big in spite of all adversity, whereas the other Bengal makers of have resigned to their fate and have suppressed all their hopes and desires. सारे बच्चे नहीं सोचते हैं और वो सेक्रीफाइस कर देते हैं कि भाई नहीं हम, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं अलाउ नहीं कर सकते उनको अपना ट्रेडिशन जो है, प्रोफेशन को फॉलो करना है, hopes and desires, Mukesh refuses to follow the God-given lineage of bangle making and wants to be a motor mechanic when he grows up. Clear? Next question क्या बच्चों? Whom does Anis Jung blame for the sorry plight of the bangle makers? जो middleman होते हैं, right? Anis Jung blames the middlemen, the policemen, the lawmakers, the bureaucrats, and the politicians for the sorry plight of the Bengal makers. These people conspire against and exploit the people. क्या करते हैं वो, कई किसी जो है चोरी में या किसी चीज में उनको फंसा के बंद कर देते हैं और फिर जितना भी उन्होंने अर्न करा है दे पे देम मीगर वेजेस, और बहुत कम उनको सैलरी देते हैं और बॉन्डेड जो है स्लेव बना देते हैं उनको, और मीगर मीन्स बहुत कम अमाउंट में वेजेस उनकी तनख्वाह देते हैं। डू नॉट लेट देम फ्रॉम कोऑपरेटिव एंड कंपेल देयर, और उनको कर्ज देते हैं और किस तरह से, और थोड़ा थोड़ा वेजेस करके उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। Tell children to join the same trade at an early age. छोटी एज में जो है उनकी मजबूरी हो जाती है क्योंकि उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो है मिडिल मैन या जितने जो हमारे लॉ मेकर्स हैं इनके जाल में फंस जाते हैं। क्लियर। व्हाट इज मुकेश ड्रीम, अब इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मुकेश का ड्रीम क्या है। डू यू थिंक ही विल बी एबल टू फुलफिल हिज ड्रीम, व्हाई नॉट, what was Mukesh dream in your opinion, did he achieve, तो सेम क्वेश्चन है तो आंसर जो है सेम रहेगा। मुकेश ड्रीम इज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, राइट। पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों, साहिब की, साहिब कौन थे, एक रैग पिकर साहिब आलम, तो इट वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। इट इज नो डाउट डिफिकल्ट फॉर मुकेश टू अचीव हिज ड्रीम एज ही इज torn between his desires and his family tradition, क्योंकि उनका क्या है, ट्रेडिशन क्या है, बैंगल मेकिंग। साहूकार्स, मिडलमैन, ब्यूरोक्रेट्स, लॉ मेकर्स, पॉलिटिशियंस, हाउएवर जो उनकी फैमिली है, ये क्या है, उनके ये सारी चीजें क्या है, उनके ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, रुकावट आ रही हैं उनके टू फुलफिल हिज ड्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पाइट ऑफ despair and disease pervading the lives of the slum children, they are not developed of hope. How far do you agree? तो इस साइड से क्वेश्चन, हु इज मुकेश, व्हाट इज हिज ड्रीम, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने 2 चैप्टर करे और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस करे। सेम है, नेक्स्ट है आपका डीप वाटर रिटन बाय विलियम डगलस, तो यहाँ पे 3rd चैप्टर है उसकी समरी। तो जितने भी आपके चैप्टर हैं, चाहे फ्लैमिंगो बुक के हैं चाहे आपके विश्वास बुक के हैं, तो समरी को आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो समरी को जरूर आप रिवाइज करके जाएं, सो दैट आपको जो है बहुत जो है अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इट इज इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन अगर आपने समरी को रिवाइज किया। क्लियर। तो बच्चों
अभी आपकी आई होप सारी प्रिपरेशन अच्छी हो रही होगी एग्जाम की, और जो हमने जिस तरह से आपको बताया है कि कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है एग्जाम में, और जिस तरह से हमने बताया हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग, जैसे आपको लगता है कि बेस्ट जो क्वेश्चन आता है फ्रॉम विच सेक्शन ए बी सी, वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, सेक्शन का नंबर डाले, क्वेश्चन नंबर डाले, और अपना एक स्ट्रेटेजी बनाए कि भाई मेरे को कितने नंबर कौन से सेक्शन से लेने हैं। तो आपको बहुत इजी रहेगा, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, लेटर को छोड़ के नहीं आना है, 8 मार्क्स का होता है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि क्वेश्चन से आपको जो है फॉर्मेट बनाना है, तो आप जो है इजीली, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी आप जो है पास इतने नंबर गेन कर सकते हैं एग्जाम में कि आप इजीली पास हो सकते हैं। क्लियर? तो सारे बच्चे टेक्स्ट बुक में आप समरी को आप रिवाइज करके जाएं, पोम में हमने समरी को यहाँ पे डिस्कस करा था, वो आप लर्न करके जाएं, और सेक्शन बी ए और बी में से भी आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कैरी ऑन योर प्रिपरेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।